हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने दूसरे चैप्टर के अंदर ऑलरेडी अपने दो टॉपिक कर चुके हैं, जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित था। अब अपने तीसरा टॉपिक है मानव रक्त के बारे में, ठीक है, जो आता है परिसंचरण तंत्र के अंदर ही, लेकिन हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे। और यहाँ से 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त के बारे में। तो सबसे पहले जो मानव का जो रक्त होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक, यानी कि ये तरल अवस्था में पाया जाता है और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। यानी एक प्रकार से ये अर्धठोस अवस्था में होता है। तो एक प्रकार से अर्धठोस संयोजी उत्तक भी कहा जा सकता है। उसके बाद में इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.4, यानी कि ये एक हल्का क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय तरल होता है, जिसकी पीएच होती है 7.4। उसके बाद में रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि रेड बोन मैरो के अंदर। और जो लाल अस्थि मज्जा है वो प्लीहा का ही एक भाग होता है। प्लीहा के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है श्वेत अस्थि मज्जा, ठीक है, जिसके अंदर बनती है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और एक होता है लाल अस्थि मज्जा, जिसके अंदर बनती है रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिका। तो यहाँ पे रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और ये किन में होता है? जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में जो रक्त होगा वो बनेगा लाल अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है। जबकि भ्रूणावस्था और नवजात शिशुओं में जो रक्त बनता है वो प्लीहा में बनता है। मुख्य रूप से कहाँ बनेगा? प्लीहा में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये जो 2 लाइनें हैं मुख्य रूप तौर पे ये याद रखनी है। यहाँ पे अपने देखा जाए तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है पहले ही पार्ट के अंदर। अगर पूछा जाए कि वयस्कों में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लाल अस्थि मज्जा में, ओके। और अगर पूछे कि भ्रूणावस्था या फिर नवजात शिशुओं में जो रक्त होता है वो कहाँ बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लीहा के अंदर। कहाँ बनेगा भी? प्लीहा के अंदर, ठीक है। ये 2 डिफरेंस मुख्य तौर पे याद रखने हैं। भले ही ये लाल अस्थि मज्जा प्लीहा का भाग होता है, लेकिन अपने यहाँ पे लाल अस्थि मज्जा अलग से याद रखना है वयस्कों के लिए, जबकि प्लीहा अलग से याद रखना है नवजात शिशुओं और भ्रूणावस्था के लिए। अब आगे, सामान्य जो मानव होता है, एक नॉर्मल जो इंसान होता है, उसमें लगभग 5 से 6 लीटर या फिर 5 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है। शरीर में मुख्य रूप से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर डिवाइडेशन की बात करें कि रक्त के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो रक्त के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है तरल भाग, जबकि दूसरा भाग होता है ठोस भाग, ठीक है। पहला तरल भाग और दूसरा ठोस भाग। तरल भाग को कहा जाता है मुख्य रूप से प्लाज्मा। क्या कहते हैं भी? प्लाज्मा। पूरे रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। जिसमें से अगर देखा जाए इसी 55% में से जल की मात्रा होती है लगभग 92%, ठीक है। जबकि जो अन्य अगर कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों की बात की जाए, इनमें मुख्य रूप से तो प्रोटीन ही होते हैं, जो 8% मात्रा में पाए जाते हैं रक्त के अंदर। रक्त का जो प्रोटीन का भाग होता है वो कितना होता है? 8% होता है। यानी प्रोटीन की बात करें तो जैसे यही है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ये वो प्रोटीन होते हैं जो रक्त का 8% भाग बनाते हैं। बाकी होता है 92% जल, ठीक है। ये कुछ इसके नाम है, ये अपने चौथे चैप्टर के अंदर आएंगे।
प्रतिरक्षा तंत्र वाले में। उसके बाद अगर बात करें जो भाग होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, इस ठोस भाग के अंदर अगर देखा जाए तो ठोस भाग के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है कोशिकाएं, यानी जो कोशिका वाला भाग होता है, कोशिका युक्त भाग होता है, वही होता है इसका ठोस भाग, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इनको कणिका कहना उपयुक्त होता है, क्योंकि कोशिका तो वो होती है जिसका डिवाइड होता है, डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, लेकिन अपने यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोशिका शब्द याद रखना है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कोशिकाओं की, तो सबसे पहली कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका इसका पहला भाग। दूसरा भाग है WBC, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। तीसरा भाग है प्लेटलेट्स, जिसको अपने बिंबाणु भी कहते हैं, कई नाम इसके वैसे, ठीक है, ये अपने आगे देखेंगे। तो ये इसके जो 3 भाग होते हैं, ये मिलके इसके कोशिका युक्त भाग का निर्माण करते हैं, जो अपने आप में क्या होता है? ठोस भाग होता है, यानी कि सॉलिड पार्ट होता है। जबकि इसके अंदर मुख्य रूप से जिस भाग को कहते हैं प्लाज्मा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो वो कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो अपने ये डिवाइडेशन यहाँ से 2 लाइन मुख्य तौर पे याद रखनी है, और इम्पोर्टेंट भी है ये अपने आप में, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। जो रक्त का ठोस भाग होता है वो 3 कोशिकाओं में बंटा होता है। वो 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं अपने आरबीसी के बारे में। आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? लाल रक्त कोशिका। और इसका एक और नाम होता है, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। जबकि बात करें WBC की, WBC को कहा जाता है, इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये इसके जो दूसरे नाम होते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं उलझाने के लिए, इसलिए आपके जो दूसरे नाम है ये वाले, ये भी याद रखने हैं। अब अगर बात करें तो आरबीसी में मुख्य रूप से जो वर्णक पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, वो होती है हीमोग्लोबिन। कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यहाँ पे HB का मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग लाल नहीं होता, वो होता है बैंगनी, यानी कि वॉयलेट कलर होता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन गैस इसके साथ में मिलेगी तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। रक्त का रंग लाल हो जाएगा। अगर ज़्यादा बेटर तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो ये लिखिए कि हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगी तो ये रक्त को लाल रंग प्रदान कराएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो उसके बाद ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोशिका वाले चैप्टर में, यानी कि जो अपने बेसिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ही ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो है ऊंट, और उसके अलावा ऊंट की ही प्रजाति का एक और जीव जिसे कहते हैं लामा। ये ऐसे 2 जीव हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। बाकी जो प्राणी है उनमें जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण, आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है अभी, ठीक है। यानी कि 120 दिन के बाद दोबारा से नई आरबीसी का निर्माण होगा। तब तक 120 दिन जो आरबीसी होती है ये जीवित रहती है। उसके बाद बात करते हैं अपने WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। उससे पहले अपने अगर बात करें तो लगभग 99% भाग जो रक्त का होता है ना,
वो आरबीसी होती है, यानी आरबीसी रक्त का 99% भाग बनाती है, जबकि बाकी 1% भाग बनाएगी अपने डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो उसके बाद ये अपने रंगहीन कोशिका होती है, यानी इनमें किसी विशेष प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, इसलिए इनको रंगहीन कोशिका कहते हैं और इसलिए इनको श्वेत रक्त कोशिका भी कहा जाता है। ये शरीर में मुख्य रूप से इनका जो कार्य होता है वो होता है प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। प्रतिरक्षा उत्पन्न करना मतलब रोगों से सुरक्षा करना। रोगों से सुरक्षा करना डब्ल्यूबीसी का प्रमुख काम होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगी और प्रतिरक्षा होती है एक प्रकार की एंटीबॉडी। क्या होती है भी? एंटीबॉडी, जिसके कारण शरीर में डब्ल्यूबीसी अगर बनेगी तो एक प्रकार से रोगों से क्या होगी? सुरक्षा होगी। उसके बाद इनका जीवन काल, हालांकि बुक में नहीं दिया हो फिर भी अपने देख लेते हैं कि जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का। ठीक है, 4 से 5 दिन के बाद में दोबारा से इनका निर्माण होता है शरीर के अंदर। तो ये अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के और 2 भाग होते हैं मुख्य रूप से, वो अपने देखते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपने वाइट ब्लड सेल्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग का नाम है कणिकाणु यानी कि ग्रेनुलोसाइट, जबकि दूसरे भाग का नाम है अकणिकाणु यानी कि ए ग्रेनुलोसाइट या फिर नॉन ग्रेनुलोसाइट। तो यहाँ पे इन दोनों भागों के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है, इयोसिनोफिल पाई जाती है, बेसोफिल पाई जाती है। ठीक है, ये जो इनके नाम है, ये अभिरंजक होते हैं, एक प्रकार से इनके नाम से रखा गया। जैसे इयोसिनोफिल है, एक अम्लीय अभिरंजक होता है, उसमें इसको एक प्रकार से अभिरंजित किया जाता है और ये होती भी है। इयोसिन जो अम्लीय अभिरंजक होता है उसके कारण इसका नाम है इयोसिनोफिल। जबकि बेसोफिल है, ये क्षारीय अभिरंजक होता है, जैसे मिथाइलिन ब्लू, उसके कारण अभिरंजित होती है ये, इसलिए इसका नाम बेसोफिल। जबकि न्यूट्रोफिल अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में ये उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित होता है, इसलिए इनका नाम है न्यूट्रोफिल। लेकिन अपने को खाली इनके जो नाम है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अब जो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा कौन सी कणिकाणु की पाई जाती है? तो वो है न्यूट्रोफिल, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी कोशिका? न्यूट्रोफिल। ठीक है, उसके बाद अकणिकाणु के अंदर देखा जाए तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाई जाती है। लिम्फोसाइट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके पहले भाग का नाम है बी लिम्फोसाइट, यानी कि 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा भाग इसका टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या कार्य करती है? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट क्या करेगी? ये एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। इन दोनों के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स पाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, क्योंकि अगर एंटीजन को नष्ट करने के लिए, रोगाणु को नष्ट करने के लिए यहाँ पे एंटीबॉडी बना रही है ये कोशिकाएं, तो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं क्या करेगी? एंटीबॉडी की सहायता से एक प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है और रोगाणुओं को नष्ट करती है। उसके अलावा मोनोसाइट वो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, नष्ट करने का कार्य करती है।
क्योंकि लिम्फोसाइट परिवर्तित होकर मोनोसाइट आएगा यहाँ पे, मोनोसाइट परिवर्तित होकर महाभक्षक यानी कि मैक्रोफेज कोशिकाओं में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि महाभक्षक कोशिकाओं के रूप में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? मोनोसाइट। ठीक है, और इसके अंदर महाभक्षक का अर्थ ये होता है कि भक्षण करना। किसका भक्षण करना? रोगाणुओं को। रोगाणुओं को एक प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, उनका भक्षण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अपने कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य की बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो ये बन सकते हैं कि शरीर में प्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती है? प्राथमिक कोशिका के रूप में कौन सी इसमें कोशिका काम करेगी? वो होती है लिम्फोसाइट। प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। यानी एक प्रकार से प्राथमिक जो शुरुआती जो बॉर्डर होगा, जो पंक्ति होगी, जो सुरक्षा करती है, वो लिम्फोसाइट बनाती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो यह बन सकता है कि शरीर की उन भक्षक यानी कि शरीर की उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो रोगाणुओं को नष्ट करने का, भक्षण करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और मोनोसाइट। यानी कि लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और मोनोसाइट। मोनोसाइट के अलावा अपने बात करें तो न्यूट्रोफिल ये भी पाई जाती है। लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल ये मिलकर रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है क्योंकि ये भक्षण कोशिकाओं के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो ये अपने तीन कोशिकाएं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल जो है ये शरीर में प्रमुख जो एक प्रकार से मैक्रोफेज यानी कि महाभक्षक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अपने WBC के दो भागों के बारे में आपको इनके नाम याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है कि WBC में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की। ठीक है, और ये न्यूट्रोफिल यहाँ पे भक्षक कोशिकाओं के रूप में कार्य करता है। उसके बाद शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती है? नाम लिखिए, तो वो होती है लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे रक्त के जो कोशिका युक्त तीसरे भाग का नाम है बिंबाणु, जिसको कहा जाता है प्लेटलेट्स, जिसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, या फिर इसका एक और नाम होता है पट्टिकाणु। नाम अनेक लेकिन काम एक ही होता है इसका, और वो ये होता है मुख्य रूप से शरीर में रक्त का थक्का जमाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है भी?
पट्टिकाणु प्लेटलेट्स होती है, जिसको बिंबाणु भी कहा जाता है, क्योंकि रक्त के अंदर ऊतकों के मध्य थ्रोम्बोप्लास्टिक एक प्रकार का जो पदार्थ होता है जो रेशे के रूप में वहाँ पे कार्य करेगा, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो अपने यहाँ पे मुख्य तौर पे ये याद रखना है इसका कार्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रक्त का थक्का जमाने वाली जो रक्त कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, भी बिंबाणु होती है, यानी कि प्लेटलेट्स होती है। उसके बाद रक्त में इनकी संख्या होती है करीब 3 लाख घन मिलीमीटर, यानी कि एक घन के अंदर लगभग देखा जाए तो 3 लाख जो प्लेटलेट्स होती है वो पाई जाती है। उसके बाद बिंबाणु की खास बात, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन संरचना होती है, यानी कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, वो नहीं पाया जाता। और अगर बात करें, इनका जीवन काल मात्र 10 दिन का होता है, ठीक है, यानी 10 दिन के बाद ये दोबारा से निर्मित होती है। इनकी जो औसत आयु होती है, जीवन काल होता है, वो 10 दिन का होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 10 दिन का। तो ये अपने बिंबाणु के बारे में है, प्लेटलेट्स के बारे में है। अब देखते हैं रक्त के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं वो वाले। तो रक्त का पहला कार्य होता है शरीर के पोषक तत्वों का परिवहन करना। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन वगैरह, इन सब का जो एक प्रकार से देखा जाए तो परिवहन किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से होता है। उसके बाद शरीर की जो पीएच होती है उदासीन माध्यम में कार्य करता है, और शरीर का जो तापमान होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, जो तापमान जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से होता है। उसके बाद शरीर में स्रावित होने वाली विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं उनका आवश्यकतानुसार, एक प्रकार से देखा जाए तो आवश्यकतानुसार परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रमुख कार्य श्वसन के दौरान देखा भी था आपने, O2 एंड CO2, इनका वातावरण और ऊतकों के मध्य जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है रक्त के माध्यम से। उसके अलावा देखा जाए तो शरीर में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, वो भी स्रावित किए जाते हैं किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। तो यहाँ पे अपने कुछ प्रमुख कार्य याद रखने हैं। एग्ज़ाम के अंदर लगभग 2 कार्य इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 4 कार्य है, बुक में देखा जाए तो और भी कार्य लिखे हुए हैं। तो मुख्य रूप से ये कार्य आपको याद रखने हैं। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपने मानव जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ए, बी, AB और O, ठीक है। इनको विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? एंटीजन की उपस्थिति। और ये वो एंटीजन होता है जिसमें पाए जाते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये वाले भाग होते हैं जो एंटीजन का निर्माण करते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए ब्लड ग्रुप ए की, तो इसमें एंटीजन पाया जाता है ए, ठीक है। अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप बी की, तो इसमें पाया जाता है बी। AB में पाया जाता है ए और बी, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। जबकि O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, नो एंटीजन, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और मुख्य फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं RH कारक, यानी कि RH फैक्टर, जिसको खोजा गया था एक बंदर के अंदर, मकाकारिस नामक बंदर के अंदर। और रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, ये अपने पढ़ेंगे 4थे चैप्टर के अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए कि RH कारक के आधार पे कैसे होते हैं, जिनमें RH कारक, जिस ब्लड ग्रुप में RH कारक पाया जाता है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अगर पाया जाता है तो B पॉजिटिव, RH कारक नहीं पाया जाता तो B नेगेटिव। वैसे ये है
अगर पाए जाएंगे तो AB पॉजिटिव, अगर नहीं पाए जाएंगे तो AB नेगेटिव। उसी प्रकार ये है, पाया जाएगा तो O पॉजिटिव, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो O नेगेटिव। इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए तो जो बनने वाले क्वेश्चन है वो ये है कि RH जो है वो एंटीजन के आधार पे, जो एंटीजन होता है उसमें कितने प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप? 4 प्रकार के, A, B, AB और O। और जो O वाला होता है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को रक्त दे सकता है। और जो AB होता है ये होता है सार्वत्रिक ग्राही, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, रिसीवर, जो एक प्रकार से ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये आप इसे फ़िलहाल नोट डाउन कर सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बारी अपने उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि मानव में जो आंतरिक शोषण होता है वो कौन सी विधि के माध्यम से होता है? तो इसका सही जवाब है विसरण विधि, यानी कि डिफ्यूज़न जो विधि होती है उसके माध्यम से आंतरिक शोषण होता है। क्योंकि इस विधि के अंदर जो गैसें होती है, वायुमंडलीय गैसें होती है, वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है। तो वो विधि कौन सी हुई? विसरण विधि। तो अगला जो प्रश्न है वो ये पूछा गया था आपसे कि कौन सी गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। कारण आप सभी को पता है, क्योंकि हम और पेड़ पौधे ये एक दूसरे से ही हैं, और पेड़ पौधे हमको देते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन, और बदले में उनको हम उपलब्ध कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और एक प्रकार से देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी उनको ये गैस अनिवार्य होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ताकि प्रोडक्ट के रूप में जो हमें वो गैस देंगे वो कौन से देंगे? ऑक्सीजन, यानी कि प्राणवायु ऑक्सीजन। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये टॉपिक भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और साथ में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से ये टॉपिक कराए जा रहे हैं कि आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर, जो आधारित होगा, जो बेस्ड होगा ह्यूमन हार्ट पर, यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र पे। तो तब तक अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। टेक केयर।